Hello and Assalamu alaikum to everyone and I welcome to all of you to this amazing platform of Tariq Ansari Physics। तो आज स्टार्ट करने वाले हैं वर्क पावर एनर्जी जो नीट और जेई मेंस के लिए है, क्योंकि जो नाइन्थ क्लास वाला पूरा चैप्टर था मैं वो अपलोड कर चुका हूँ। कहाँ पे जाके वो मैं अपलोड कर चुका हूँ पहले ही अपने चैनल पे, जो उसके 8 वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं, तो आप लोग वहाँ जाके देख सकते हैं। तो आज ये नाइन्थ क्लास के लिए मैं यहाँ पे अपलोड करने वाला हूँ वर्क पावर एनर्जी। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि वर्क पावर एनर्जी में सबसे पहले मैं करने क्या वाला हूँ। देखो, सबसे पहले यार वर्क पावर एनर्जी की जब मैंने इसकी बात की ही है यहाँ पे, वर्क की, पावर की और एनर्जी की, तो ये जो तीन टर्म्स अलग अलग यहाँ पर डिफाइन किए हुए हैं, एक तरीके से इस चैप्टर का जो काम है इन तीनों को रिलेट करना है। एक तरीके से इस चैप्टर का काम एक तीनों को रिलेट करना है, ठीक है। अब बात करते हैं आगे की तरफ कि आगे हम बात क्या कर सकते हैं। वो बात बेटा ये है कि सबसे पहले देखो वर्क की यहाँ पे बात की गई, ठीक है। जैसे यहाँ पर आप लोगों को दिखा हुआ लिखा हुआ नजर आ रहा है, आप लोगों को लिखा हुआ नजर आ रहा है कि वर्क क्या चीज होती है, और एक टर्म लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पे एनर्जी। एक टर्म लिखा हुआ आ रहा है एनर्जी और एक टर्म लिखा हुआ आ रहा है वर्क, ठीक है। अब दोनों की मुझे बात करनी है यहाँ पे। तो वर्क का क्या कार्य होता है करने का, और एनर्जी का क्या काम होता है, क्या फिजिकल सिग्निफिकेंस होता है, क्या चीजें ऐसी होती हैं कि इनकी हमें जरूरत पड़ी फिजिक्स में आके। देखो अभी तक क्या हुआ था, हमने मोशन यानी कि काइनेमेटिक्स के बारे में स्टडी की, ठीक है। उसके बाद हमने लॉज ऑफ मोशन की स्टडी की, जो न्यूटन के लॉज थे, ठीक है। जो न्यूटन के लॉज थे, मोमेंटम वगैरह, इन चीजों की। लेकिन ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि आपको वर्क की स्टडी करनी पड़ी, एनर्जी की स्टडी करनी पड़ी, और किसके बारे में पढ़ना पड़ा, आपको पावर के बारे में पढ़ना पड़ा। इस चीज की क्या जरूरत पड़ी, उसी चीज की जरूरत को आज फिजिकली सिग्निफिकेंस में यहाँ पे बताने वाला हूँ, और बहुत सारी चीजें यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले देखो पहला टॉपिक क्या है, वर्क, ठीक है। अब वर्क को कैसे याद करोगे, वर्क को इस तरीके से याद करना है कि अभी तक सब लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं कि वर्क इज इक्वल टू कितना होता है, फोर्स की मल्टीप्लाई कर दो डिस्प्लेसमेंट से। लेकिन मैं यहाँ पर एक थोड़ा सा डिफरेंट तरीका यूज करने वाला हूँ वर्क को सिग्निफिकेंस करने का या सिग्निफाई करने का। वो जो तरीका है वो तरीका कुछ इस टाइप से है कि वर्क को आप ऐसे याद रखो, जो वर्क होता है ना, वर्क एक ऐसा फैक्टर होता है जो एनर्जी जो होती है ना हमारे पास, जो एनर्जी जो होती है उसको या तो इंक्रीज करेगा या एनर्जी को डिक्रीज करेगा, या तो एनर्जी को इंक्रीज करेगा या एनर्जी को डिक्रीज करेगा, या कोई भी चेंज एनर्जी में नहीं आएगा। इस चीज का यूज करने के लिए वर्क का यूज किया गया, या तो एनर्जी को इंक्रीज करेगा या एनर्जी को डिक्रीज करेगा, या एनर्जी में कोई भी चेंज ये नहीं आएगा, इस बात को वर्क में कहा गया है, ठीक है। ये तो बात हमारी सिंपल हो गई। अब देखो क्या होता है, आप सब लोग ने ये जरूर देखा होगा कि तीन तरीके से वर्क को डिफाइन किया जाता है। तीन तरीके से कैसे डिफाइन किया जाता है कि जो वर्क होता है, जो वर्क होता है वो कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है। वर्क कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है। और दूसरे तरीके से आप देख सकते हैं वर्क कैसा होता है, निगेटिव हो सकता है। और तीसरा तरीका क्या होता है कि जो वर्क जो होता है बेटा वो जीरो के बराबर होता है, या तो पॉजिटिव होगा, निगेटिव होगा या जीरो के बराबर होगा। तीन तरीकों से आप वर्क को सिग्निफिकेंस करते हैं कि तीन तरीके का वर्क हो सकता है हमारे पास। अब कहानी क्या आती है, ये जो पॉजिटिव वर्क है इसका क्या मतलब है, निगेटिव वर्क है इसका क्या मतलब है, और जो जीरो वर्क है इसका क्या मतलब है। इसकी पूरी कहानी के पीछे की जो मैथमेटिक्स है, इसके पूरे पीछे की जो कहानी है वो इस टाइप से डिफाइन की जाती है कि अगर देखो एक चीज ये देखो कि मेरे पास यहां पर कोई बॉक्स है जिसका मास m है, ठीक है। यहां पर एक बॉक्स है जिसका मास m है, ये सरफेस पे यहां पर पड़ा हुआ है, ठीक है। अब एक पर्सन, मेरे को ये मानना है ये जो पॉइंट है यहां पर एनर्जी इसकी कितनी है, जीरो के बराबर है, ठीक है। और एक पॉइंट h हाइट पर जाकर, एक h हाइट पर जाकर पॉइंट ऐसा है कि u से ऊपर की तरफ चलेंगे तो एनर्जी कैसी आएगी, पॉजिटिव, और नीचे की तरफ जीरो से चलेंगे तो एनर्जी कितनी आएगी, निगेटिव आएगी, ठीक है। या तो एनर्जी पॉजिटिव आएगी, जीरो हो सकती है, निगेटिव हो सकती है। इस चीज को मुझे लेकर चलना है पूरी सिचुएशन में, ठीक है। ये पूरी कहानी हुई मेरी। अब देखते हैं, देखो क्या होता है, अगर अगर मैं ऊपर की तरफ चलता हूं तो आप सब लोगों को पता है कि एनर्जी किसके बराबर आएगी, जिसको पोटेंशियल एनर्जी बोलता है, प्लस mgh के बराबर। और नीचे की तरफ जाता हूं तो एनर्जी किसके बराबर होगी, माइनस mgh के बराबर, ठीक है। प्लस mgh और माइनस mgh, ये दो चीजें इसके बराबर हो गई, ठीक है। अब बात ये आती है यहाँ पे, बात क्या आती है यहाँ पे कि ये देखें आप सब लोग, बात ये आती है
कि जो पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी आई और यहाँ पर जो निगेटिव पोटेंशियल एनर्जी आई और यहाँ पर जो जीरो पोटेंशियल एनर्जी आई, तीन तरीके की पोटेंशियल एनर्जी आई। तो अगर यहाँ पर ये देखो एनर्जी क्या हुई है, एनर्जी यहाँ पे इंक्रीज हुई है पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी में, और यहाँ पर देखो एनर्जी जीरो से निगेटिव की तरफ आ रही है, तो एनर्जी कैसी हो रही है बेटा, यहाँ पे डिक्रीज हो रही है और एनर्जी में यहाँ पर कुछ भी चेंज नहीं आ रहा है, यानी कि एनर्जी यहाँ पर चेंज ही नहीं हो रही। बिल्कुल ठीक, क्लियर हो गई यहाँ पे बात कि अगर जीरो से पॉजिटिव एमजीएच में आ रही है तो एनर्जी इंक्रीज हुई है यहाँ पे, ठीक है, और अगर निगेटिव एमजीएच में आ रही है तो एनर्जी डिक्रीज हुई है, और जीरो है तो कोई चेंज हुआ ही नहीं है। अब क्या बात करने की है यहाँ पे, बात ये करने की है, इसके बताने का जो मकसद है वो इस टाइप से है कि अगर वर्क डन पॉजिटिव होता है तो जो एनर्जी होती है ना, जब वर्क डन पॉजिटिव होता है तो एनर्जी इंक्रीज होती है, ठीक है, और वर्क डन निगेटिव होता है तो जो एनर्जी कैसी होती है बेटा, एनर्जी होती है डिक्रीज होती है, ठीक है। और अगर वर्क डन जीरो होता है तो एनर्जी में कोई भी चेंज नहीं आता, यानी एनर्जी में नो चेंज आता है, ठीक है। ये इसकी कहानी होती है कि अगर वर्क डन पॉजिटिव होता है तो एनर्जी इंक्रीज होगी, वर्क डन निगेटिव होगा तो एनर्जी डिक्रीज होगी, और अगर वर्क डन जीरो होता है तो एनर्जी में कैसा चेंज आता है बेटा, जीरो के बराबर चेंज आता है, यानी कि जो वर्क डन किया गया ना तो उसने एनर्जी को बढ़ाया और ना ही उसने एनर्जी को घटाया, सिंपल एज दैट, क्योंकि इसमें कोई भी कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। अब आगे चलते हैं। अब लोगों ने क्या कहा, जो कि देखो क्या होता है, किसी भी साइंटिस्ट, जो साइंटिस्ट लोग फॉर्मूला का डिस्कवर करते हैं, कोई कॉन्सेप्ट निकालते हैं, कोई रिसर्च पेपर लिखते हैं, तो उन चीजों में क्या होता है, कोई आर्टिकल करते हैं, कोई भी रिसर्च करते हैं, तो जो रिसर्चर होते हैं ना, उनका सबसे अच्छा दोस्त पता है किसे माना जाता है, उनका सबसे अच्छा दोस्त वो होता है जो उन लोग को क्रिटिसाइज करता है। क्योंकि अगर कोई बंदा उनको क्रिटिसाइज कर रहा है तो इसका मतलब क्या हो सकता है कि उसका जो एक्सपेरिमेंट है, उसके जो फॉर्मूला है, उसमें कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट की जरूरत है, कुछ सुधार करने की जरूरत अभी भी बची है। अब लोगों ने कहा कि यार वर्क का तुमने फिजिकल सिग्निफिकेंस तो बता दिया, लेकिन वर्क की कैलकुलेशन कैसे करोगे तुम, वर्क की कैलकुलेशन कैसे करेंगे हम, कि वर्क का फिजिकल सिग्निफिकेंस तो हमको पता चल गया, लेकिन हम अभी तक ये नहीं बता पाए कि वर्क की कैलकुलेशन हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो वर्क की कैलकुलेशन के लिए ही जो उस वक्त के साइंटिस्ट थे, उन लोगों ने क्या किया, वर्क की कैलकुलेशन के लिए एक फॉर्मूला दिया जिससे आप ये पॉजिटिव और निगेटिव वाला टर्म भी कंक्लूड कर सकते हो। वो फॉर्मूला कैसे दिया गया, वो फॉर्मूला था क्या, उन्होंने कहा ये देखो कि जो वर्क डन होता है ना, वर्क डन वो होता है कि किसी भी बॉडी पे फोर्स कितना लग रहा है और उस बॉडी पे वो जो बॉडी है वो डिस्प्लेसमेंट कितना कर रही है। अब यहां पर एक बात ये आती है कि वो खाली डिस्प्लेसमेंट नहीं देखना है आपको कि डिस्प्लेसमेंट कितना कर रही है, डिस्प्लेसमेंट के साथ एक टर्म और जुड़ा होता है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट के साथ यहाँ पर एक टर्म और जुड़ा होता है। वो टर्म जो होता है, वो टर्म ये होता है कि डिस्प्लेसमेंट जो होना चाहिए ना, डिस्प्लेसमेंट जो होना चाहिए वो होना चाहिए पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। अब ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन क्या होता है, इसके बारे में मैं आगे डिस्कस करने वाला हूं। जो डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए वो होना चाहिए पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, यानी कि वर्क डन इज इक्वल टू कितना होता है, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब देखो इसको लिखने को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि W इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, जिसको मैं किससे प्रदर्शित किया, डी से प्रदर्शित किया, यानी कि वर्क इज इक्वल टू कितना हो गया, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो गई पूरी कहानी, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट हो गया। क्लियर हो गई यहाँ पे बात, बिल्कुल ठीक। अब देखो ये तो सिंपल सा फंडा हो गया, लेकिन अब हमको किसी ने फिर वही बात आ गई, फिर लोगों ने क्रिटिसाइज किया। अब तुम लोग को पता है कि दुनिया में तुम कुछ भी कर लो, ऐसी कोई चीज, ऐसा कोई काम नहीं है जिसके बाद लोग तुमको क्रिटिसाइज नहीं करेंगे। तुम माउंट एवरेस्ट पे भी चढ़ जाओगे ना, तो जब भी लोग तुमको क्रिटिसाइज करेंगे कि इधर से नहीं चढ़ना था, इधर से चढ़ना था, इस तरीके से चढ़ना था, इस तरीके से चढ़ना था, ये तुमने काम नहीं किया, तो लोगों ने कहा ये कि ये तो तुमने सिंपल केस में निकाल दिया। उन्होंने कहा ये कि अगर ये m मास का बॉडी है, इसके ऊपर डिस्प्लेसमेंट ये d इस डायरेक्शन में हो रहा है और फोर्स कुछ इस डायरेक्शन में f करके लग रहा है, जो कि थीटा एंगल पे है, जो कि फोर्स किस एंगल पे लग रहा है, थीटा एंगल पे लग रहा है, जो फोर्स जो लग रहा है थीटा एंगल पे लग रहा है। मैं दोबारा से इसको ड्रॉ कर देता हूं, थोड़ा सा सही से ड्रॉ नहीं हुआ था। कहा यह गया कि एक m मास का ब्लॉक था हमारे पास, कि एक m मास का ब्लॉक है, इस ब्लॉक के ऊपर, इस ब्लॉक का जो डिस्प्लेसमेंट है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में d है, और इस ब्लॉक के ऊपर एक फोर्स लग रहा है F,
जो कितने एंगल पे लग रहा है, जो फोर्स कितने एंगल पे लग रहा है, वो फोर्स लग रहा है बेटा डी एंगल पे आके, थीटा एंगल पे आके, सॉरी, ठीक है। अब हमको ये कहा गया यार कि तुमने सिंपल वे में तो फोर्स बता दिया, इस वे में बताओ फोर्स कैसे निकालोगे। तो अब तुम लोग को ये भी पता है कि जो वेक्टर में हम लोग ने पढ़ा है, वेक्टर में हम लोग ने पढ़ा है कि ये कौन सी डायरेक्शन है, वाई कंपोनेंट, और ये एक्स कंपोनेंट। या तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का कोई कंपोनेंट आप वेक्टर कंपोनेंट को ब्रेक कर सकते हो, और या फिर किसके वेक्टर कंपोनेंट को ब्रेक कर सकते हो, फोर्स के, जिसका तुमको आसान लगे, ठीक है, जिसका तुमको आसान लगे उसके कंपोनेंट के ब्रेक कर सकते हो आप आसानी से। उस कंपोनेंट को ब्रेक करने पे हमें ये पता चला कि ये जो आया, ये वाला जो कंपोनेंट आया, हमको ये पता चला ये वाला जो कंपोनेंट आया, जो वाई डायरेक्शन में कंपोनेंट आया, किस चीज का, फोर्स का, जो वाई डायरेक्शन में कंपोनेंट आया, वो तो आया एफ साइन थीटा के बराबर, और जो ये एक्स डायरेक्शन में आया वो आया एफ कॉस थीटा के बराबर में, ठीक है, एफ कॉस थीटा के बराबर में। अब मुझे देखना क्या था कि अगर मुझे इस केस में वर्क लिखना है, अगर मुझे इस केस में वर्क लिखना है, तो मुझे पता ये करनी पड़ेगी कि मुझे ये वाला फोर्स लेना पड़ेगा या ये एफ कॉस थीटा लेना पड़ेगा, दोनों में से कौन से फोर्स को मुझे अज्यूम करना पड़ेगा कि मेरी बॉडी जो है यहां से डिस्प्लेसमेंट करके डी डिस्प्लेस हो जाए, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो अब कहा ये गया बेटा, कहा क्या गया, कहा ये गया कि तुमको हमेशा वो वाला फोर्स लेना है जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में फोर्स हो। कौन सा फोर्स, जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में लगा हो, यानी कि फोर्स कौन सा लेना है, एफ कॉस थीटा। फोर्स कौन सा लेना है, एफ कॉस थीटा मल्टीप्लाइड में डिस्प्लेस कितना हुआ, डी। और इसी फॉर्मूले को रीअरेंज करके हम ऐसा लिख सकते हैं एफ डी कॉस थीटा, एफ डी कॉस थीटा के बराबर। इसी फॉर्मूले को रीअरेंज करके तुम ऐसा लिख सकते हो W इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा। ये तुम्हारी पूरी कहानी हुई किस चीज की, किसी एंगल पे जब फोर्स लगता है, ये उस चीज की कहानी हुई, ठीक है, ये बात समझ में आ गई हमारे। अब वो कहानी क्या आती है, कहानी बेटा ये आती है कि देखो, कहानी क्या आती है कि ये जो वर्क है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किस चीज के आ रहा है, यहाँ पे कॉस थीटा के। ये वर्क जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कॉस थीटा के, और तुमको ये पता है कि जैसे जैसे थीटा की वैल्यू इंक्रीज होती है, जैसे जैसे थीटा की वैल्यू इंक्रीज होती है, वैसे वैसे जो कॉस थीटा होता है वो क्या होता है, डिक्रीज होता है। कॉस थीटा क्या होता है, डिक्रीज होता है। यानी कि जैसे जैसे मैं थीटा को बढ़ाऊंगा कॉस थीटा कम होगा, और कॉस थीटा कम होगा तो वर्क की वैल्यू भी क्या हो जाएगी बेटा, डिक्रीज हो जाएगी। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो मैं आगे देखने वाला हूं कि किस तरीके से एंगल के साथ वर्क डिपेंड करता है। देखो, अब तुमको पता है थीटा इंक्रीज होगा तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा बेटा, डिक्रीज हो जाएगा। कॉस थीटा क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, और वर्क डन भी कितना हो जाएगा, वो भी डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है, दोनों चीजें डिक्रीज हो जाएंगी। ये सिंपल सी बात हो गई बिल्कुल मेरे पास। अब मैं ये देखता हूं कि वर्क इज इक्वल टू कितना होता है, एफ डी कॉस ऑफ थीटा। कि पहली कंडीशन ये होती है कि अगर मैं थीटा की वैल्यू 0 डिग्री ले लेता हूं, तो तुमको पता है जो कॉस 0 होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1। और 1 जो होती है कॉस की, ये मैक्सिमम वैल्यू होती है, कितनी होती है, मैक्सिमम वैल्यू होती है। यानी कि W इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, F इंटू डी। ये कितना वर्क हो जाएगा, किसके लिए, कॉस 0 के लिए। और ये जो वर्क होता है ना, ये W इज इक्वल टू एफ इंटू डी, ये हमेशा मैक्सिमम वर्क होता है, ठीक है। तो मैक्सिमम वर्क कितने एंगल पे निकल कर आएगा, 0 एंगल पे। सिमिलरली अगर मैं दूसरी सिचुएशन कुछ ऐसे ले लूं कि थीटा की वैल्यू मैं 180 डिग्री ले लूं, तो cos 180 कितना होता है, cos 180 की वैल्यू होती है बेटा -1। जो -1 होती है तो W इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा में ये जो वैल्यू है, ये वाली, ये कितनी हो जाएगी, -1 के बराबर हो जाएगी। तो W इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस के एफ डॉट डी। ये W इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस के एफ डॉट डी, ये W हो जाएगा, ठीक है। ये कहानी पूरी सिंपल हो गई, ठीक है। ये किसके लिए हो गया, एंगल थीटा के लिए। सिमिलरली अगर मैं थीटा की वैल्यू यहाँ पे 90 डिग्री लेता हूं, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री लेता हूं, तो आपको पता है जो cos 90 की वैल्यू होती है वो किसके बराबर होती है, 0 के बराबर। और जब cos 90 0 होता है तो वर्क डन कितना होता है, 0 के बराबर। वर्क डन कितना हो जाएगा, 0 के बराबर, ठीक है। ये इसकी सिचुएशन हो गई। अब आप लोगों ने एक सिचुएशन देखी होगी, पहले से नोट करें आराम से, फिर अगली सिचुएशन के बारे में मैं बात करता हूं आगे जाके। देखो आगे चलते हैं। अब एक सिचुएशन कुछ ऐसी है, देखो
यहाँ पर कोई एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है, प्लेटफॉर्म होता है, रेलवे प्लेटफॉर्म होता है, ठीक है, यहाँ पर कोई एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है, ये कोई एक रेलवे प्लेटफॉर्म है, ठीक है, यहाँ पर एक बॉक्स रखा हुआ है एम मास का, और यहाँ पर एक कुली खड़ा हुआ है जो एम मास के बॉक्स के पास खड़ा हुआ है। ये जो कौन खड़ा हुआ है बेटा, ये कुली खड़ा हुआ है, ठीक है, ये कुली खड़ा हुआ है एम मास के बॉक्स पे, ये यहाँ पर बॉक्स रखा हुआ है, ठीक है, ये पूरी सिचुएशन है मेरी। अब कहा क्या गया, कहा ये गया कि सिचुएशन नंबर 1 यानी केस 1, ये जो कुली है, ये कुली क्या करता है, ये जो कुली है, ये कुली क्या करता है कि जब ये जो बॉक्स यहां पर पड़ा हुआ है, ये एम मास का, इसको ऊपर उठाता है और अपने सर पे रख लेता है, ऊपर उठा के क्या करता है, अपने सर पे रख लेता है एम मास के बॉक्स को, ये अपने सर पे रख लेता है उठा के, इसको बोला गया केस नंबर 1, ठीक है, इसको बोला गया केस 1। अब एक केस कैसा आता है, एक केस ऐसा आता है, यहां पे एक केस है, यहां पे दूसरा केस है, ठीक है, और एक केस ऐसा आता है कि ये जो यहां पर कूली खड़ा हुआ है और इस कूली के सर पे ये जो बॉक्स रखा हुआ है एम मास का, इसको नीचे उतारना है इसको, और इसको नीचे उतारने के बाद दोबारा से जमीन पर रखना है, ठीक है, ये इसकी पूरी कहानी हो गई, ठीक है। अब तुमको इस चीज में मैंने ड्रॉ तो कर दिया, लेकिन अब बताना क्या चीज है वो मैं पूछने वाला हूं यहाँ पे, देखो। अब मुझको ये बताओ, मुझको तुम लोग ये बताओ, सिंपल सी बात है कि ये बताओ, सिंपल सी बात, वो बात क्या है, वो सिंपल बात ये है कि जब कूली इस बॉक्स को ऊपर उठाएगा तो फोर्स कितना लगाएगा, एफ, और इस बॉक्स ने जब ऊपर की तरफ जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट, फॉर एग्जांपल कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया इसने, कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया, उसने डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया डी के बराबर। तो सबसे पहले जो तुमसे पूछा जाएगा कि ये जो मैन है, कुली है, उसके द्वारा वर्क डन कैसा होगा। अब देखो, डिस्प्लेसमेंट और फोर्स जब दोनों सेम डायरेक्शन में होते हैं तो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 0, और तुमने लास्ट वाली स्लाइड में ये देखा है कि कॉस थीटा की वैल्यू जब 0 होती है तो उसके लिए वर्कडन कैसा आता है, पॉजिटिव आता है, ठीक है। जब वर्कडन पॉजिटिव होगा तो मैं ये कह सकता हूं कि डिस्प्लेसमेंट और फोर्स किसके द्वारा लगाया गया हुआ, मैन के द्वारा लगाया गया है, दोनों सेम डायरेक्शन में है, यानी कि वर्कडन कैसा होगा, मैन के द्वारा पॉजिटिव वर्क डन होगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं तुमसे कहूं ये कि जो अगर इसके ऊपर कुछ वर्क डन ग्रेविटी ने भी तो किया होगा यार, इसके ऊपर कुछ वर्क डन ग्रेविटी ने भी तो किया होगा, अब उस ग्रेविटी के वर्क को कैसे मैं कंक्लूड करता हूं। अब तुमको ये बताया कि ग्रेविटी हमेशा अपना फोर्स, जो एक नेचुरल फोर्स होता है, एमजी नीचे की तरफ लगाती है, और उसके ऊपर जो डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, ऊपर की तरफ। तो यहां पर थीटा की जो वैल्यू है बेटा, वो कितनी बन रही है, वो 180 डिग्री के बराबर बन रही है। थीटा की वैल्यू कितनी बन रही है, 180 डिग्री के बराबर बन रही है। और तुमको ये भी पता है कि जब भी बात 180 डिग्री की होती है, वहां पर फोर्स कैसा आता है, वहां पर फोर्स निगेटिव के बराबर आता है। तो यहां पर जो ग्रेविटी के द्वारा लगाया गया फोर्स हो गया, वो किसके बराबर हो गया बेटा, वो निगेटिव हो गया। यानी मैन के द्वारा लगाया गया फोर्स कितना है यहाँ पे, पॉजिटिव, और ग्रेविटी के द्वारा लगाया गया फोर्स कितना हो गया, यहाँ पे निगेटिव हो गया। तो बात क्या याद रखनी है कि जब बॉक्स को सर पे उठा के रखेगा, वो जब बॉक्स को सर पे उठा के रखेगा तो वर्क डन कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, और नीचे की तरफ रखेगा तो वर्क डन कैसा होगा, नेगेटिव होगा, जब ग्रेविटी के द्वारा। अब सिमिलरली जब इसको नीचे उतार के लाना है तो मुझे एक चीज ये बताओ, आप लोगों के दिमाग में कंफ्यूजन होगा, जब इसको धीरे 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 नीचे की तरफ लाएगा तो यार बॉक्स तो ऑटोमेटिकली ग्रेविटी की वजह से खुद ही नीचे गिरेगा। तुमको एक चीज तो पता यहां पर चल गई, एक चीज तो यहां पर पता चल गई कि डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, डी के बराबर हुआ। एक चीज क्या पता चल गई, डिस्प्लेसमेंट डी के बराबर हुआ। और तुमको यह भी पता चल गया कि बॉक्स कहां आएगा, नीचे की तरफ। यार अब एक चीज बताओ, जब डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ होगा और इस बॉक्स पे एक जो फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ, वो mg लग रहा है, यानी कि उस बंदे को तो जब फोर्स लग रहा है तो फोर्स लगाने की जरूरत ही नहीं है। अगर मैं कोई, मेरे हाथ में पेन है या आप छत से कोई चीज फेंकते हैं तो आपको फोर्स लगाने की जरूरत पड़ती है, बिल्कुल नहीं। डिस्प्लेसमेंट ऑटोमेटिकली नीचे की तरफ होता है, और एक फोर्स जो नेचुरल फोर्स होता है, वो फोर्स जो होता है वो ऑटोमेटिकली नीचे की तरफ लगता है यार। वो जो फोर्स होता है वो ऑटोमेटिकली नीचे की तरफ लगता है, और उस फोर्स को क्या कहा गया, ये जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी था, वो जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी था, वो फोर्स तो ऑटोमेटिकली नीचे की तरफ लग रहा है यार, इसको फोर्स को लगाने की जरूरत नहीं थी। अब बात फिर वही आती है कि अगर फोर्स नहीं लग रहा तो फिर क्या सीन है इसका। तो बात ये याद रखनी है कि जब भी
कुली इस बॉक्स को नीचे की तरफ उतार कर रखेगा, जब भी कुली इस बॉक्स को नीचे की तरफ उतार कर रखेगा बेटा, तो वो फोर्स हमेशा किधर लगाएगा, ऊपर की तरफ। ये हमेशा याद रखना है कि उस व्यक्ति के द्वारा लगाया गया बल हमेशा ऊपर की तरफ होगा। अब तुमसे यहां पर दोबारा पूछा गया कि मैन के द्वारा कितना कार्य किया गया, और दोबारा पूछा गया कि ग्रेविटी के द्वारा कितना कार्य किया गया, तो आप लोगों को वो चीज यहां पर कंक्लूड करनी है। अब सबसे पहले ये देखें, मैन ने फोर्स किधर लगाया, ऊपर की तरफ, और डिस्प्लेसमेंट कितना आ रहा है, नीचे की तरफ। तो दोनों के बीच का जो एंगल है वो किसके बराबर हो गया, 180 डिग्री के। और जहां कहीं भी एंगल 180 डिग्री आता है वहां पर फोर्स कैसा होता है, वर्क कैसा होता है बेटा, निगेटिव। यानी कि यहां पर कहानी कैसी आई, उल्टी पड़ गई कि वर्क डन कैसा होगा, निगेटिव होगा। और वर्क डन बाय ग्रेविटी, देखो ग्रेविटी भी नीचे की तरफ लग रही है यहाँ पे बेटा, ग्रेविटी भी नीचे की तरफ लग रही है और डिस्प्लेसमेंट भी नीचे की तरफ, यानी कि एंगल कितना हो गया, 0 डिग्री। और जहां भी एंगल 0 डिग्री होता है वहां पे वर्क डन कैसा होता है, पॉजिटिव। लेकिन अब आप लोगों का गौर से देखना, आप लोगों का एक कॉन्सेप्ट यहां पर क्लियर हुआ है आज। वो कॉन्सेप्ट पता है क्या क्लियर हुआ है यहाँ पे, आप लोगों को ये पता था कि बॉक्स व्यक्ति के सर पर रखा हुआ है, वो आगे की तरफ चल रहा है, आगे की तरफ चल रहा है डी डिस्प्लेसमेंट से, तो उसका वर्क डन हमेशा 0 होता है। तो बेटा हमेशा याद रखना कि वर्क डन हमेशा 0 सोच के नहीं चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। वर्क डन हमेशा यहाँ पे 0 सोच के नहीं चलना है, बस ये याद रखना है, ठीक है। तो मैं आज के ये जो वीडियो है इसमें इतना ही करने वाला हूँ, बाकी कंक्लूड करता हूँ इसको। जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें बात करूंगा कितने टाइप का वर्क मैं निकाल सकता हूं, पोटेंशियल एनर्जी की, काइनेटिक एनर्जी की, वेरिएबल वर्क क्या होता है, फोर्सेस की वजह से, कि वेरिएबल फोर्स की वजह से वर्क डन कैसा होता है, कांस्टेंट फोर्स की वजह से क्या होता है। तब तक के लिए ओके बाय, और लाइक करें वीडियो को।